स्वस्थ भारत। मैं भी EPS 95 का मेंबर हूं। अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी, मैं उस कंपनी में 2000 तक नौकरी किया हूं। मुझे 937 रुपये पेंशन मिल रही है और आज कमांडर साहब खुश थे और हम भी खुश हैं। EPS से जुड़े हुए सारे लोग खुश हैं। भारत सरकार ने कल में एक आदेश किया है कि जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार उद्योग और सेक्रेटरी भारत सरकार उद्योग पेंशनर्स ये EPS कमिश्नर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी कमेटी के मेंबर हैं और शुक्रवार शनिवार में उसका फाइनल प्रारूप बना करके एक मिनिमम पेंशन कितनी हो सकती है और मैक्सिमम पेंशन क्या हो सकती है ड्राफ्ट बना करके भारत सरकार को सबमिट करना है। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है, हम पार्ट ऑफ द भारत सरकार के मेंबर बन रहे हैं, कमेटी मेंबर बन रहे हैं और कुछ न कुछ निर्णय आने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से बार बार परमिशन कैंसिल कर दिया गया है, तो क्या लगता है, उम्मीद है? नहीं, परमिशन कैंसिल करना और उम्मीद दोनों फ़र्क है। परमिशन है पुलिस का काम कि यहाँ पर कितना गैदरिंग होगा नहीं होगा, और जो सरकार का एजेंडा है, सरकार ने हमको कमेटी में रखा है, तो दोनों का लिंक अप कुछ नहीं है। गोविंद जी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का है। युवा सड़कों पे है। 1.5 लाख अभ्यर्थी जो है नियुक्ति पत्र के लिए अभी भी इंतजार में है, खासकर अग्निवीर योजना के बाद। बेरोजगारी 2014 से पहले भी थी, बेरोजगारी दर काफ़ी फ़र्क था, लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई है बेरोजगारी दर बहुत बढ़ा दी है और युवाओं के रोज़गार पर वर्तमान सरकार ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। नहीं इस पर इनका विचार है और नहीं ये इस पर किसी को रोज़गार देना चाहते हैं। इनके खुद के अपने अपने अलग अलग एजेंडे, इनके नेताओं के, इनके संगठनों के ये बताते हैं। किसी के 40 संगठन हैं RSS के, किसी के हिंदू संगठन इतने हैं, तो किसी के धार्मिक संगठन इतने हैं। सब इनके अपने संगठनों के काम है, लेकिन देश के युवाओं के लिए या युवाओं के भविष्य के लिए इनके पास कोई योजना नहीं। यदि कोई छोटी मोटी योजना आ रही तो आप सबके सामने है अग्निवीर, मतलब भारतीय सेना एक गार्ड की नौकरी कर करके आएगी, उसके बाद अडानी अंबानी की नौकरी करेगी। इसका मतलब क्या है कि आप जो है सेना में तक नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो आप सरकारी कर्मचारी कहाँ रखने वाले हैं? सरकारी कर्मचारी आपने जो है 35% कम कर दिया और देश के अंदर लोगों को पता ही नहीं है। जब बिपिन रावत जी आर्मी जनरल थे और इनकी सरकार थी, वर्तमान सरकारी सरकार थी, इन्होंने 1.5 लाख आर्मी पर्सनल को रिटायर किया था और वो भी 50 साल के कम उम्र वालों को। तो देश को तो पता ही नहीं है, समाचार तो आता ही नहीं। ये तो सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जो है देश को और जनता को, युवाओं को जागरूक कर रहे हो। ये तो देश का जो मेन मीडिया है वो तो कॉर्पोरेट हाउसेस बन गया, वो तो पेड हो गया या फिर गुलाम हो गया, या फिर वो जो चौथा स्तंभ दुनिया में बोला जाता है कि जो है जनता की आवाज़ उठाएगा, वो तो जीरो स्तंभ हो गया। सर, कैसे देखते हैं किसान जो होता है रीढ़ की हड्डी होता है, किसान भी अपनी मांगों को लेकर के आज भी सब होता है। किसान को भी इन्होंने ठगा। किसान के लिए इन्होंने 3 काले कानून बनाए। वो तो धन्य हो सरदारों का, धन्य हो जाट भाइयों का, धन्य हो उन किसानों का जो है जंतर मंतर पे आकर के 18 महीने डटे रहे। उनको भी इन्होंने बदनाम किया, उनको कहा खालिस्तानी है, किसी को कहा आतंकवादी है, किसी को कहा ये किसान यहाँ पनीर खा रहा है। किसान भैंस पालेगा तो वो पनीर नहीं खा सकता, और वो यहाँ पर भूखा मरे तो वो किसान है, और फिर वो कहेगा ये लेबर है, ये तो भूखा मर गया, ये लेबर होगा, ये किसान कहा था। तो ये इनके ऐसे एजेंडे होते कि ये मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में एक घास होती है, उसका नाम है बिच्छू घास। उसको दाएं से पकड़ो तो भी विष लगता है, बाएं से पकड़ो तो भी विष लगता है, और उल्टे तरफ पकड़ो तो भी विष लगता है, उल्टे तरफ पकड़ो तो भी विष लगता है। तो ये तो बिच्छू घास की तरह है। जो आपका एक वो बिच्छू, एक कीड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो डंक मारता है, बिच्छू ना। या उत्तराखंड में ये घास होती है, उसके चारों तरफ से डंक मारने वाला होता है। तो ये ऐसे बिच्छू, इनके चारों तरफ डंक है। तो आप कुछ भी बोलोगे, ये इनके पास तो तर्क हैं, ये तो तार्किक लोग हैं। ये आपके ज्ञान विज्ञान को भी तर्कों से ख़त्म करने की सोच रखता है। लेकिन दिन ब दिन देश जो है निजीकरण की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है युवा रोजगार के लिए परेशान है, जो मजदूर हैं वो खासकर ठेकेदारी की वजह से परेशान है? संपादक महोदय, आपने क्वेश्चन अच्छा किया कि निजीकरण ये दिन प्रतिदिन नहीं, इनका विचार ही देखिए, दुनिया में सोशलिज्म से एक क्रांति आई है और वो क्रांति रोजगार सर्जित हुए हैं। उससे रोजगार, चाहे वो छोटे उद्योगों से हो, चाहे बड़े उद्योगों से हो, चाहे वो सरकारी संस्थानों से हो, चाहे सरकारी विभागों से हुए हो, चाहे मल्टीनेशनल से हुए हैं।
लेकिन इनका जो विचार है, इनकी जो पार्टी का काम है, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल की एक कैपिटलिज्म की सरकार है। ये चाहती है कि हम दुनिया भर का पैसा, भारत के टैक्स का पैसा और विदेशों से जो कर्ज ले रहे हैं उसका पैसा कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के पास रहे और वो देश को कंट्रोल करें। मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत दुख होता है, टीवी पे मैं शाम को 8 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास आज तक देखता हूँ तो उसमें रोज़गार का समाचार प्रॉपर्टी डीलर देते हैं कि हमारे नोएडा में इस महीने 40% फ्लैट बिके, और यहाँ पर वो कार वाला बोलता है हमारा इतना 18% कार बिकने का ग्रोथ हुआ। ये रोज़गार का कंपैरिजन, एक परसेप्शन बना के देते हैं। तो ये इन्होंने ये जो है देश को कैपिटलिज्म की तरह ले जाना चाह रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी, एक कुछ ही लोग जो धन्ना सेठ होंगे वो देश में सब कुछ होगा और वो किसी को भी सरकार बना सकते हैं, सरकार बिगाड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपनी पावर से, मनी पावर से सारी कंट्रोलिंग होती है। बाकी लोग बहुत नीचे रहेंगे। मैं ये कहने के लिए संपादक महोदय मजबूर हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल भारत में राज किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ लोगों को अनाज दिया था, कहा था खाना खाओ, न्याय मत मांगना और रोजगार मत मांगना। देश के प्रधानमंत्री जो है विकास की बात करते हैं, कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई है और लेकिन इसका मुद्दा फंसा हुआ है। मुझे भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से और आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय से ये पूछना है कि विकास का मॉडल क्या होता है, विकास का नाम क्या होता है। जब ITI होगी तो उद्योग लगेंगे तो हमें टेक्नीशियन चाहिए होगा, जब बड़े उद्योग लगेंगे तो हमें पॉलिटेक्निक होगा तो वहाँ डिप्लोमा होल्डर चाहिए होगा, जब साइंस सेंटर खुलेंगे, रिसर्च सेंटर खुलेंगे तो हमें वहाँ इंजीनियर होगा तो इंजीनियर चाहिए होगा। आपका विकास का मॉडल क्या है? अब जब हमारा फार्मेसी होगा, मेडिकल कॉलेजेज होंगे तब हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेज चलेंगे, जब हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट होंगे तब जाके हमारा इसरो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलेगी। इससे बाजार में मान लो एक सेंटर बना है, कोई भी सेंटर, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योग लगाओगे उसके सब सेंटर बहुत सारे होते हैं। 1000 कर्मचारियों का उद्योग 3 लाख लोगों को पालता है, 3 लाख लोगों को। आप एक छोटा सा कैमरा ले लो, कैमरे में कितनी चीज़ें लगती, उतने आइटम मार्केट में बनते हैं तो उतने छोटे उद्योग बाजार में खड़े होते हैं, तो बाजार में रोजगार सृजित होता है, जो 2013 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में था। तो इनका जो मॉडल है, इनका मॉडल ऐसा नहीं है कि देश के अंदर रोजगार रहेगा और देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था सुधरेगी। यह अर्थव्यवस्था को कमजोर करके देश को कमजोर करना चाहते हैं। आपने जैसा बताया कि आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में अभी मुसलमानों को लेकर और सरकार के बीच में जो क्लेश हुआ, जहाँ शूट एट साइट का ऑर्डर तक आ गया, उसको आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड में इन्होंने UCC एक प्रस्ताव पास किया है और वो कानून के रूप में आया है। उसमें एक चीज़ अच्छा है जिसको मैं 6 साल से लड़ रहा था, मैं भी अपने माध्यम से अपने एक्टिविटीज़ में ये लड़ता हूँ कि माँ बाप की संपत्ति में बेटा बेटी का बराबर का हक होना चाहिए। वो कानून में बहुत अच्छा है। बाकी इनका सब पॉलिटिकल मटेरियल है। ये पॉलिटिकल मटेरियल कभी गुजरात से तैयार करते हैं, इन्होंने 2002 से 2006 के बीच में गुजरात में तैयार किया था। अब ये 2022 से लेकर के 2025 के बीच में उत्तराखंड में तैयार, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। आप नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए क्या क्या हुआ वहां पर। 500 लोगों को एक साथ रेल में जला दिया गया था। ये 500 लोगों को एक साथ रेल में जला दिया गया था, तो वो एक मॉडल तैयार किया गया था। ऐसे ही मॉडल वो वहां से भी चाहते होंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, उत्तराखंड जो मॉडल इन्होंने गुजरात तैयार किया था वही मॉडल वो उत्तराखंड में बनाना चाह रहे हैं। वहाँ भी मुख्यमंत्री है, ये भी वहाँ मुख्यमंत्री थे। गोविंद जी, क्या लगता है देश हमारा जो है वो होमवार की तरफ जा रहा है? होमवार ही है संपादक महोदय, होमवार चल रहा है, मीडिया में नहीं है। होमवार चल रहा है। कितने लोग मर गए कोरोना के बाद, लाशें सड़कों पर मिली, कोई पूछने वाला नहीं। लेबर सड़कों पर मर गया, बच्चे चलते चलते महिलाओं ने बच्चे पैदा किए हैं, कितने मर गए, कोई डाटा नहीं। भारत सरकार ने कह दिया हमारे पास डाटा नहीं है, तो ये होमवर्क नहीं है तो क्या है। और 1.5 करोड़ व्यापारी, मध्यम स्तर का व्यापारी अपना उद्योग बंद करके, अपना लोन न तार करके, अपनी खुद ही मतलब उसकी आत्मा इतनी झकझोर हो गई, आत्महत्या कर ली। 1.5 करोड़ व्यापारियों ने। कोई डाटा है? ये होमवर्क नहीं है तो क्या है ये? अब ये नहीं हो रहा तो दिखाने के लिए हिंदू मुस्लिम
ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए अभी उत्तराखंड में एक बवाल किया जा रहा है, अभी कहीं और भी बवाल करेंगे। इससे पहले मणिपुर में बवाल किया। तो ये तो इनका काम ही यही है, एक परसेप्शन दो और जो है सरकार की तैयारी है ये 2024 की 100% तैयारी है। आपने सरकार की तमाम कमियां गिनाई, फिर भी सरकार जो है हर बार सीटों की संख्या उसकी बढ़ती जा रही है, जीतते जा रही है, ये क्यों हो रहा है? सरकार कभी सीट नहीं बढ़ रही है। मैं आपको संपादक महोदय ये बताना चाहता हूँ, 2014 में बदलाव लोगों ने कहा और बदलाव होना चाहिए था। 10 साल मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत विद्वान आदमी हैं, दुनिया के श्रेष्ठ अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद भी बदलाव चाहिए था लोगों को। बदलाव की बहार आई, बदलाव हुआ, बदलाव सही हुआ था। उसके बाद 2014 के बाद जितने चुनाव हुए हैं सारे ईवीएम से हुए हैं, और वो ईवीएम अपनी जेब से कंट्रोल होता है। ईवीएम में प्रोग्राम ऐसे होता है कि ये मेरा मोबाइल है, मैं लखनऊ से आया हूँ, दिल्ली में आता हूं तो मोबाइल ऑटोमेटिकली दिल्ली के नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। ईवीएम में जितने वोट डाल दो, 3 दिन बाद काउंटिंग होना है, वो कमल के फूल को विनिंग वोट डाल करके अपग्रेड होगा। लेकिन ईवीएम तो संसद में कानून बनके कांग्रेस पार्टी लाई थी। कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं लाई थी कि आप दुरुपयोग करिए इसका, कांग्रेस पार्टी इसलिए लाई थी कि फास्ट काउंटिंग के लिए। और कांग्रेस पार्टी मोबाइल लाई थी, आप मोबाइल बंद कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कपड़े बनाए थे, कपड़े खोल दीजिए। आपको कांग्रेस पार्टी ने सड़क बनाई थी, आप सड़क पर मत चलिए। कांग्रेस पार्टी ने आपको जो है कानून दिया था, वो कानून मत मानिए। आप देश का कानून ही मत मानिए, आप पत्तल पहन के टहल लेना। आप कांग्रेस पार्टी का क्यों यूज कर रहे हैं सब कुछ? उसी ईवीएम के चुनाव से तो तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाती है, उसमें क्या कहेंगे? ये देश के अंदर एक परसेप्शन दिया जाता है संपादक महोदय कि ये लोग जो है एक परसेप्शन दे, आज ये जीतेंगे और ये जीतेंगे। आज केजरीवाल इधर ये बोला है तो वोट इसको मिलेगा, और हेमंत सोरेन को हमने बंद कर दिया तो यहाँ वोट हमको मिलेगा। वहाँ जो है सिद्धू लड़ रहा है और वो चन्नी और पंजाब में लड़ रहे हैं आपस में, तो वोट ऐसे जाएगा। वहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी आपस में जरा विवाद दिखाया, विवाद नहीं है, विवाद दिखाते हैं ये लोग कि ऐसे तो हमारा वोट बढ़ेगा। ये परसेप्शन देश को दिया जाता है, और परसेप्शन से ये अपने वोट ईवीएम में वोट डाल लेते हैं और उसके बाद अपने आप को स्वजीत घोषित कर लेते हैं। चंडीगढ़ के अंदर आप देख लीजिए, ईवीएम से नहीं हुआ था, उसके बाद भी जो है उन्होंने फाड़ फूड़ करके गलत कर करके अपना जीत के दिखा दिया, देश के सामने डाटा है। तो ये परसेप्शन, ये लोग परसेप्शन की राजनीति करते हैं। परसेप्शन एक साइकेट्रिक्स बीमारी है, ये मेडिकल साइंस कहता है, गोविंद सिंह नहीं करा है। पहले देश को साइकेट्रिक्स बीमारी में फंसाओ, फिर उसके बाद जैसा कर दो देश वाले मान लेते हैं, हाँ ठीक है कोई नहीं है टक्कर में, यही आ गया होगा, मैं ही टक्कर में हूँ, मैं ही एक हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, और मैं ही इस लायक हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी, जिसको तुम भगवान के रूप में पूछते हो, जिसको तुम अल्लाह के रूप में पूछते हो, जिसको तुम गॉड के रूप में पूछते हो, उस महाशक्तियों ने भी नहीं कहा, और किसी ऐसे वैज्ञानिक ने भी नहीं कहा, और ऐसे किसी धर्मात्मा ने भी नहीं कहा, और ऐसे किसी शक्ति ने भी नहीं कहा देश के अंदर। लेकिन आप जरूर बोलते हो मैं हूँ, मेरा है, मेरे अलावा कोई नहीं है। शीत युद्ध की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ होने के आसार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री का पूरा उदाहरण है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री, आप उसको ऐसे उठा के ले गए जैसे उसकी जेब में जो है स्मैक की पुड़िया हो, या फिर कोई कट्टा हो, या फिर कोई आतंकवादी बारूद हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो उसके पास, तो कि जो है आप उसको उठा करके लेके गए। उसके बाद उसको आपने डांटा, उससे कहा कि आप जो है बीजेपी में शामिल हो, बीजेपी में शामिल नहीं होता तो त्याग पत्र दो। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री को आप ऐसे जो है गिरा करके मार रहे हो, तो शीत युद्ध, ये महाशीत युद्ध है। ये राजनीति में भी जहर है, और युवाओं के विकास में भी जहर है, देश की व्यवस्था में भी जहर है, और महिला विकास में भी जहर है, और जितने इतने नारे दिए हर विषय पर जहर है।